विनोद कुमार शुक्ल जी की नौकर की कमीज भाग 9। गड्ढे के अंदर बहुत बड़ा मैदान है। लगता ही नहीं कि गड्ढे के अंदर है। गड्ढे के अंदर की जगह में भी सबकी जगह निश्चित। घमेले में मूंगफली भूंजने के लिए काफी रेत लगती है। मूंगफली के साथ साथ रेत भी भूंजती है। ज्यादा भुंजी रेत काली हो जाती है। महावीर का रंग काली भुंजी रेत की तरह था। रेत की कोई खास कीमत नहीं थी, जबकि शहर के बिल्कुल पास से एक नदी बहती थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता था। मेले में दुकान वाले 3-4 दिन पहले जाकर अपनी दुकानें जमाना शुरू कर देते थे। नदी का नाम मुहारा था। यहीं पर नल घर में नदी का पानी साफ होता था। महावीर, तुम मेले क्यों नहीं जाते? यदि कोई पूछे तो शायद वह कहेगा, एक परात भर मूंगफली लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलना मुझसे नहीं होता। मैं लगातार घंटों खड़े खड़े मूंगफली बेच सकता हूँ। चलते चलते मूंगफली बेचने का रत्ती भर भी अभ्यास नहीं है। फेरी लगाकर बेचना और भी मजबूरी है। रास्ता चलते हुए लोग रुककर खरीदते खरीदते रह जाते हैं। घर में बैठे हुए लोगों को सचेत करने के लिए मैं चिल्ला नहीं सकता। चिल्लाते हुए किसी घर से 100 कदम दूर निकल आए तब सचेत हुआ। कोई बच्चा या कोई औरत दरवाजा खोलकर वहीं से आवाज देगी, फिर लौटकर उनके पास जाओ। मोल भाव होगा। ज्यादातर भाव उनको नहीं पड़ता, क्योंकि आम धारणा है कि फेरी वाले ज्यादा मुनाफा लेते हैं। इसीलिए बिना कुछ बेचे एक गुजारी गई दूरी से फिर से चलो। गुजारे के लिए मजबूरी से मैं बचना चाहता हूँ। मूंगफली मत बेचना, नदी के किनारे मेला घूम लेना। कोई पूछेगा। मेरे लिए नदी के मेले का कोई महत्व नहीं। मेरे लिए नदी का इतना मतलब है कि उस नदी के किनारे रेत है। शायद जवाब हो। कितने साल हो गए मूंगफली भूंजते? मैंने पूछा। कई साल हो गए। तुम नदी की रेत खत्म नहीं कर पाए? मैं कहूंगा तो जवाब होगा, परात भर मूंगफली खत्म करने में दिन भर में थक जाता हूँ। इतने सारे मकान इस रेत से बन गए तब भी नदी का रेत खत्म नहीं हुई। शहर के सब मकानों में नदी की रेत जुड़ाई में लगी है। पहले 4 घरों का यहाँ देहात था। देहात मिट्टी से बनते हैं। केवल बरसात में नदी में अच्छा पानी रहता है। गर्मियों में तो घुटने भर पानी रहता है। नदी ने बहुत कम लोगों को तैरना सिखाया। ज्यादातर लोग तालाब में सीखे हैं। तो महावीर, शुरू से लेकर अब मरने तक मूंगफली बेचोगे? हाँ। महावीर, तुम जहां के तहां, तुम्हारी रसोली भी जहां के तहां। हाँ, यह देखो, वह थोड़ा घूम घूम जाएगा। कितनी बड़ी है, मेरे मुंह से निकलेगा। पहले से कुछ बड़ी हुई है क्या? मैं पूछूंगा। अब नहीं बढ़ रही है। तुम्हें इससे तकलीफ होती है? पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती। रसौली तुम्हारा ट्रेडमार्क है। रसौली वाले महावीर, गद्दा वाले महावीर नहीं। इसे छुपा कर रखो, कहीं ग्राहक बिदक ना जाए। सच तो है, यह मेरा ट्रेडमार्क है। छुपा कर रखूंगा तो लोग पहचानेंगे कैसे? मैंने अपनी पहचान बहुत मजबूत बना ली है। यानी म्यूनिसिपल स्कूल के बाहर नीम के पेड़ के नीचे मूंगफली बेचने वाला महावीर, जिसके कंधे में रसौली है। मुझे तो लगता है कि गर्दन में है। बड़ी है, इसलिए गर्दन और कंधे दोनों में ही है। चेहरे से पहचानने वाले कम हैं। रसौली से सभी पहचान जाते हैं। यदि रसौली छुपा कर रखूं तो ग्राहकी टूट जाएगी। ठंड के दिनों में गले में अंगोछा लपेटो तो रसौली छूट जाती है। एक दिन एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा, यहाँ नीम के पेड़ के नीचे एक महावीर खोमचे वाला भी बैठता था, मर गया? मैंने कहा, मैं महावीर हूँ। उसने कहा, अंगोछे से तुम्हारी रसौली छुपी है। यही बात है, मैं पहचान नहीं पाया। रावण के 10 सिर नहीं होंगे, उसका एक सिर होगा और 9 रसौलियां होंगी। मास्टरों और स्कूल के लड़कों की संगत से मेरा दिमाग दुगना है। दूसरा दिमाग रसौली में है। दुनिया बहुत अच्छी है, भविष्य बहुत अच्छा है। खुशहाली की बात सिर के दिमाग से सोचता हूँ, परेशानी रसौली वाले दिमाग से। इसलिए भविष्य मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को कैसा असहाय पाता हूँ बतलाऊं? मैं एक पहाड़ी पर चढ़ रहा हूँ। नीचे एक तालाब है। वहां से मैं देख रहा हूँ कि एक लड़का तालाब में डूब रहा है। दौड़कर नीचे आते आते वो लड़का डूब जाता है। खैर, अभी तो बूढ़ा हूँ, जब जवान था तब भी दौड़कर आते आते लड़का डूब जाता था। महावीर, उस पहाड़ी में तुम अकेले हो या कोई और भी है? मैं भी हूँ क्या? तुमने मुझे वहां कभी देखा नहीं? मैं पूछूंगा। वहां बहुत भीड़ है। सबका ध्यान लड़के को बचाने में रहता है। सभी लड़कों को बचाने पहाड़ी से नीचे भागते रहते हैं। भगदड़ रहती है।
तुम वहां हो या नहीं मैं कैसे कहूँ? वह कहेगा, मैं उस भीड़ में नहीं हूँ, अगर होता तो मैं लड़के को बचाने तालाब में कूद जाता, फिर मैं भी डूब जाता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। तुमने उस डूबने वाले लड़के का चेहरा देखा है? अब की बार देखने की कोशिश करना, वह मैं होऊंगा, उसे बचाने के लिए मैं कूदा हूँगा। पहले वह डूब गया, बाद में मैं डूबने लगा। महावीर, तुम मुझको बचा लेना। कोशिश करूंगा। तुम तैरना क्यों नहीं सीख लेते? मुझ में इतनी अक्ल कभी नहीं आई, शायद मैं कहूंगा और हंसूंगा। महावीर भी हंसेगा। मैं कैसा असहाय हूँ, बतलाऊं? मैं कहूंगा। बतलाओ। वह कहेगा, मीलों लंबा चौड़ा गड्ढा है, नीचे बिल्कुल समतल, यानी नीचे मीलों लंबा चौड़ा समतल मैदान, गड्ढे के अंदर मैदान। गड्ढे में होने पर भी मुझे नहीं लगता कि गड्ढे में हूँ। यह भी खूब रही, मैं पहाड़ी के ऊपर असहाय और तुम गड्ढे में असहाय। उम्र में अंतर होने के कारण इस तरह का फर्क आया होगा। पीढ़ी का अंतर, सीढ़ी का अंतर। गड्ढा खोदने से जो मिट्टी निकली होगी उसी की पहाड़ी बनाई गई है। ऐसा नहीं है, जिस तालाब में लड़का डूब रहा है उसे खोदने से जो मिट्टी निकली है उससे पहाड़ी बनी है। जो भी हो, मैं कहूँगा। एक आदमी ने मुझसे कहा था कि मैंने अपना व्यापार अभी तक नहीं बढ़ाया, यहाँ तक कि परात नहीं बदली, तराजू नहीं बदली। मैंने कहा था कि सिक्के बदल गए, तौलने का बाट बदल गया। वह कहेगा, अच्छा जवाब दिया, मैं कहूँगा। वह बोलने लगा कि कहीं बहुत साल पुरानी मूंगफली तो नहीं बेच रहे हो? मूंगफली नहीं बदली। एक साल के लिए मूंगफली नहीं खरीद सकता तो सालों पुरानी मूंगफली का शक बेकार है। उसने 50 ग्राम मूंगफली खरीदी, खाता रहा, बात करता रहा। जब मूंगफली खत्म हो गई तब चौंक कर कहता है कि इसका स्वाद वह नहीं है जो बहुत साल पहले था। पैसे नहीं दूंगा, मुझे याद नहीं कि मेरी मूंगफली का स्वाद पहले कैसा था। शायद अच्छा रहा हो। तुमको याद है क्या? 5-10 साल पहले की मूंगफली के बारे में शायद सोच सकता हूँ, पर वह तुम्हारी मूंगफली तो नहीं होगी, किसी और की होगी। पहली बार मैंने मूंगफली कब खाई, कितने की खाई, किसके पास से खरीद कर खाई, यह सब याद रखना जरूरी है। मूंगफली के स्वाद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दुखी होकर वह कहेगा, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, स्वाद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और सड़ी मूंगफली भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। 50 ग्राम मूंगफली मुफ्त में खा गया और ऊपर से तुमको निराश करता गया। तुमको पैसे मांग लेना था, मैं कहूँगा। मैं इस रसौली से 20 साल में इतनी परेशान नहीं हुआ जितना 20 साल पहले के स्वाद को लेकर परेशान हूँ। इस कोशिश में मेरी जीभ लटपटा जाती है, गला सूख जाता है, मुंह में और गले में दर्द होने लगता है। अरे नहीं, इसका कोई और कारण होगा, तुम अपनी जांच सरकारी अस्पताल में करवाओ, मैं कहूँगा। जितना पहले ईमानदार था उतना अभी भी हूँ। उसी अंदाज में मूंगफली भूंजता हूँ जिस अंदाज से पहले भूंजता था। बाजार में कभी कभी एक आध हफ्ते के लिए दाल चावल नहीं मिलता, 2-4 दिन मूंगफली नहीं मिलती। मूंगफली भूजना भूंजता छोड़कर चना भूनना मुझसे नहीं होगा। जब मूंगफली नहीं होती तो क्या करते हो, मैं पूछूंगा। घर में खोमचा रख देता हूँ, पूरी तैयारी से निकलता हूँ और इसी जगह नीम के पेड़ के नीचे जाकर खाली हाथ खड़ा हो जाता हूँ। जब तक ग्राहकी का टाइम रहेगा जरूर खड़ा रहूंगा, मतलब स्कूल के पानी पीने की छुट्टी में, खाने की छुट्टी में, शाम को खैरागढ़ और नागपुर जाने वाली बस के समय। शुरू में लड़के आकर पूछते थे, महावीर खोमचा कहाँ है? तो मैं कहता घर छोड़ आया। क्यों, मैं पूछूंगा। मूंगफली नहीं मिली। पैसे हैं? हाँ। क्यों नहीं मिली? गुजरात से और भी दूसरी जगह से मूंगफली आती है, वहां से भेज नहीं पाते होंगे, यहाँ पहुंच नहीं पाती होगी, यहाँ आ गई होगी तो बाहर निकल नहीं पाती होगी, या लोग बुलवाते नहीं होंगे, कई कारण हो सकते हैं। स्कूल के मास्टर बाजार की गड़बड़ी की आपस में जरूर चर्चा करते हैं। अखबारों में व्यापार समाचार बाजार भाव छपता है। कोई मास्टर आगे मुझे बता जाएगा कि राजकोट में फसल अच्छी हुई, मूंगफली के भाव गिरेंगे। मूंगफली की फसल जिस साल मार खा जाती थी, मास्टर मुस्कुराकर कहेगा, महावीर तुम कैसे करोगे? हर हालत में मुझे नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहना है, हमेशा एक ही जगह, निश्चित समय की उपस्थिति से। अपनी और दूसरों की इसकी आदत पड़ जाती है। नहीं आऊंगा तो लोग पहले बीमार समझेंगे, फिर मर गया समझेंगे। पहले मेरी रसौली को लेकर मेरा बच्चा समझते थे, अब बुढ़ापे में मेरा नाती समझते हैं, वह कहेगा। जब मूंगफली ना हो तो घर में आराम किया करो, मैं कहूँगा। मैंने तुमसे कहा था कि खड़े रहने की मेरी आदत है, बिस्तर पर लेट नहीं सकता, घर पर खड़े खड़े क्या करूँगा?
ज़्यादा चल फिर नहीं सकता। बेहद कमज़ोरी में या बीमारी में 2 दिन से ज़्यादा बिस्तर पर लेट नहीं सकता। उठकर खड़ा हो जाऊँगा। डॉक्टर समझेगा कि दवाई से ठीक होकर खड़ा हो गया या मेरे मरने की स्थिति होगी। मैं खड़े-खड़े मर जाऊँगा। नींद मुझे 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं आती। एक बार 8 रोज़ तक मैं बिना खोमचे के आया तो लड़कों का दिमाग खराब हो गया। दोपहर की छुट्टी के बाद वे स्कूल नहीं गए। एक लड़का जो मेरे मेरे पड़ोस में रहता था, कुछ साथियों को लेकर घर से खाली पराग खोमचा उठाकर ले आया। उनको समझाते-समझाते मैं हार गया। लड़कों ने मुझे सामने खड़ा कर दिया। मुझे कोई पहचान न सके इसलिए मैंने अपने गले में अंगोछा लपेट लिया। स्कूल के सामने एक लड़का चिल्लाया, महावीर को सभी लड़के कहते मूंगफली दो। मैं धीरे से कहता मार डालो। फिर कोई चिल्लाता मुनाफाखोर तो सब कहते हाय हाय। गोदामों का मुंह खोल दो, जमाखोर भाग भाग चिल्लाते रहे। उसके बाद एक दिन हेडमास्टर को मालूम पड़ा कि मैं बिना खोमचे के फिर आया हूँ। उन्होंने चपरासी भेजकर मुझे बुलाया। महावीर बैठो। मैं ठीक हूँ साहब, हाथ जोड़कर मैंने कहा। महावीर, जब तुम खोमचा नहीं लाते तो यहाँ मत आया करो। घर में कोई नहीं है, अकेले वहाँ रहकर क्या करूँगा। मेरे घर आ जाया करो, घूमो फिरो। मूंगफली के बजाय दूसरा खोमचा क्यों नहीं लगाते। किसी दिन तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते होंगे तो इसमें बाजार का क्या दोष। जब तुम बिना खोमचे के आते हो तो लड़के भड़क जाते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो, मूंगफली खरीदना जरूरी नहीं है। मैंने उन्हें बताया, बाजार में कोई चीज नहीं मिल रही यह केवल तुमसे नहीं मालूम होता। 100% आदमी खरीदार है। एक यही स्कूल खोमचा लगाने के लिए नहीं है, दूसरी जगह जाओ। लड़कों को खरीदने के लिए पैसे उनके बाप देते हैं, खुद लड़के नहीं कमाते। उनका बाप बाजार जाता है, कुछ खरीदने के लिए ही बाप पैसे देगा, केवल मूंगफली खरीदने के लिए नहीं। इसके बाद मुझे सताया गया। लड़कों ने मेरा खोमचा कई बार उल्टाया, पर दूसरे लड़के मूंगफली बिनकर परात में रख देते। मूंगफली के दाने छोटी डिब्बियों में बंद जैसे होते हैं, गिर जाने से अंदर के दाने खराब नहीं होते। परात खाली हो जाने के बाद घर लौटना अच्छा लगता है। यदि मेरी परात की मूंगफली 10 दिन खत्म ना हो जाए तो मैं 10 दिन घर ना लौटूं। यही मेरा भी हाल है। छुट्टी से मुझे घबराहट होती है। छुट्टी मुझे एक ऐसी फुर्सत लगती है जिसमें एक आदमी अपना ही तमाशा देखता है। अधिकांश मास्टर मेरे पास से मूंगफली नहीं खरीदते। उन्हें लगता है कि हेडमास्टर नाराज हो जाएंगे। एक मास्टर ने कहा कि खुले में खोमचा होने से मास्टर लोग आ नहीं पाते। थोड़ी देर के लिए स्कूल के पीछे दीवार की आड़ में खोमचा लगाऊं तो मास्टर लोग खरीद सकेंगे। मास्टर चोरी से बहुत विश्वास पात्र विद्यार्थी को भेजकर अपने लिए मूंगफली मंगवाएंगे। चपरासी पर उनका भरोसा नहीं है। लड़का डरा हुआ आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मास्टर ने चोरी से मूंगफली खरीदने के लिए भेजा है। ऐसी ऐसी ग्राहकी मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर खरीदना है तो खुलेआम खरीदो। क्या मैं मूंगफली के छिलकों में गांजा अफीम बेचता हूँ या उनमें छोटे छोटे बम होते हैं जिसे 30 पैसे के 50 ग्राम के हिसाब से बेचता हूँ। जो नए मास्टर आते हैं उनसे लड़कर जरूर कहेंगे मूंगफली अगर खरीदना है तो महावीर से खरीदें। पर जब उन्हें मालूम हो जाता है कि हेड मास्टर मेरे खोमचे की मूंगफली खरीदने वालों के ऊपर नाराज हो जाते हैं तो वे खरीदना बंद कर देते हैं। 3-3 मूंगफली बेचने वाले और बैठने लगे हैं। सुनता हूँ कि हेडमास्टर ने उन्हें बुलवाया है। इसके पहले एक सिनेमा के पास बैठता था, दूसरा मोटर स्टैंड पे और तीसरा फेरी लगाता था। मेरी जगह नीम के पेड़ के नीचे तय हो गई है, इसलिए मैं जहाँ का तहाँ मोटर स्टैंड या रेलवे स्टेशन नहीं जा सकता। बड़े बाबू, महावीर ने मुझसे कहा था कि वो बहुत असहाय है। मैंने कहा, क्यों असहाय हो गया, नहीं होना था। कोई उत्सुकता न जताते हुए उन्होंने कहा, कह रहा था कि वह इस तरह असहाय है कि तालाब में एक लड़का डूब रहा है। बचाने के लिए वह एक पहाड़ी से भागता हुआ नीचे उतरता है, पर तालाब तक पहुंचते ही देखता है कि लड़का कब का डूब चुका है। बड़े बाबू बहुत गंभीर हो गए। लड़के के डूब जाने से उन्हें दुख हुआ होगा। दुख वाली बात तो थी। महावीर ने उस लड़के का चेहरा देखा था? बड़े बाबू ने पूछा। शायद नहीं देखा था, वह तो बार बार असहाय होता है। शायद अब उसने लड़के का चेहरा देख लिया हो। डूबने वाला एक सामान्य लड़का होगा। आपस की बात थी, मैंने कहा। कब की बात है? कौन से तालाब की बात है? उन्होंने पूछा। कल की बात हुई थी, तुमको कल ही बतलाना था। शाम को दफ्तर से लौटते समय बात हुई थी। रास्ते में म्यूनिसिपल स्कूल के पास नीम के पेड़ के नीचे दिख गया था, मैंने कहा। फाइल वगैरह सरकार कर बड़े बाबू खड़े हो गए।
मैं आता हूँ, कोई पूछे तो बतला देना, 15 मिनट में लौट आऊंगा। उन्होंने देवांगन बाबू की तरफ देखते हुए मुझसे कहा। पैडल मारते हुए महावीर के पास पहुंचे। महावीर बड़े बाबू को देखकर खुश हुआ। बहुत दिनों में महावीर की याद आई। मूंगफली के लिए तुम्हारी याद नहीं आई, साइकिल खड़ी कर सुस्ताते हुए उन्होंने कहा। अपनी बात पर तुरंत आने के लिए उनमें अधीरता थी। कल तुम्हारी संतू बाबू से बात हुई थी? हाँ हुई थी। खास बात है? महावीर ने कहा। कौन सी बात हुई थी? आपस की बात थी। तालाब में लड़के के डूबने की बात थी। बड़े बाबू जैसे आरोप लगा रहे थे। वह तो उदाहरण देकर मैं उनको तकलीफ बता रहा था। डूबने वाला लड़का कौन था? कोई नहीं, कहने भर की बात थी, परेशान होकर महावीर ने कहा। वह इधर उधर देखने लगा कि कोई ग्राहक आ जाए तो बड़े बाबू से उससे फुर्सत मिले। तालाब कहने की बात थी? हाँ, महावीर ने कहा। महावीर, मेरा लड़का बहुत दिनों से घर से भागा हुआ है, यह तो तुम जानते हो। मैं उसकी फिराक में हूँ। कौन सा तालाब था? वह लड़का तो बहुत अच्छा और समझदार है, उसे नहीं भागना था। अब बड़े बाबू ने सामान्य होकर महावीर से कहा। उसके भागने की बात मुझे समझ में नहीं आती। मेरा दूसरा लड़का भाग जाता तो उसका भागना मैं समझ जाता। अपनी बड़ी लड़की से मेथी आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा। बड़ी लड़की मेथी भाजी आलू की सब्जी अच्छी बनाती है। उससे छोटी आलू भुट्टा बहुत अच्छा बनाती है और उससे छोटी खिचड़ी बहुत अच्छा बनाती है। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तो सब्जी मेरे लिए नहीं बची थी। मैंने पूछा, मेरे लिए नहीं है? उसने कहा, थी तो बहुत, केवल एक लड़की ने खाना खाया था। तो कहाँ गई? मैंने उससे पूछा। परेशान वह भी थी। अंत में मैंने यह तय किया कि जो लड़का भागा था उसने आग बचाकर सब्जी खाई होगी। जब यह बात मैंने लड़के लड़कियों से कही तो सब चिल्लाने लगे। उनको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। तुम बतलाओ, सब्जी के कम पड़ने का क्या कारण हो सकता है? आपकी बात पर मुझे भी भरोसा नहीं है, महावीर ने कहा। स्वाभाविक है, तुम लोग न मिलने की उम्मीद से बात करते हो और मैं मिलने की उम्मीद से। तालाब नदी में किसी के डूबने की खबर मिलती है तो डर लगता है कि मेरा लड़का तो नहीं। संतू बाबू से जब मैंने यह सुना कि तुम ऐसे असहाय हो कि एक डूबते हुए लड़के को बचा नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर पूरी बात का पता लगा लूंगा। बड़े बाबू, आपकी बात पर मुझे भरोसा नहीं होता, बल्कि लगता है कि आपकी लड़की ने सब्जी कम बनाई होगी क्योंकि दूसरे बच्चों को वो अच्छी नहीं लगती होगी। ज़्यादा बनाने से बर्बाद होती। आप नाराज़ ना हो इसलिए तरकारी कम होने का सही कारण आपको बतलाया नहीं और आप कुछ और समझ गए। मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ भगोड़े लड़के के नाम से ज़्यादा बनेगी, अपने आप कम हो जाएगी और मुझे लगता है कि उसने खाया है। अब बहुत हो चुका, दफ्तर लौटना है। 100 ग्राम मूंगफली दो। भगोड़े लड़के के लिए तो नहीं खरीद रहे, मूंगफली उसे अच्छी लगती है। सबके लिए खरीद रहा हूँ, खाना हुआ तो खुद खा लेगा, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बाबू ने कहा। फिर जेब में चिल्लर टटोलने लगे। ऊपर की जेब में नहीं थी, दाईं जेब में नहीं, बाईं जेब में नहीं। कहाँ गई एक अठन्नी थी? इस बेसब्री से अठन्नी ढूंढ रहे थे जैसे अपने लड़के को ढूंढते थे। मैं कहूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे, बड़े बाबू ने कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं उस लड़के को रोज एक अठन्नी दिया करता था। इतने दिनों के बाद आज वह निकाल ले गया। अठन्नी रोज देगा तो उसे खर्चीला बनाना हुआ। 35-40 पैसे वह बचा लिया करता था। चिल्लर पैसे तुम्हें देने के लिए नहीं है, मैं बाद में दूंगा तो चलेगा? पैसे की कोई बात नहीं है, महावीर ने कहा। दफ्तर से भिजवा दूंगा। बड़े बाबू साइकिल पे चढ़ने की जगह देखने लगे। महावीर, साइकिल पे चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है। उनका साइकिल पर चढ़ने का तरीका बहुत से लोगों को मालूम था। साइकिल पर चढ़ने लायक जगह तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रही। लगता है मुझे स्कूल जाना होगा, उसके बरामदे से काम चल जाएगा। मेरे कंधे का सहारा लेकर आप नहीं चढ़ सकते? नहीं भाई, साइकिल चलाते हुए तुम्हारा कंधा पकड़कर रुका तो जा सकता है, तब ठीक रहता। मैं उतरता ही नहीं। पैदल चलने की आदत छूट गई है, खासकर बाहर। घर के अंदर दफ्तर में पैदल चलना होता है। चाय की दुकान के बाहर रखी उस बेंच पर मैं पैर रखकर चढ़ सकोगे? हाँ, यह हो सकता है। बेंच काफी नीची थी। बड़े बाबू, आप छोटी साइकिल रखिए, बच्चों की साइकिल लगेगी। स्टूल पर पैर रखकर चढ़ोगे? हाँ। महावीर चाय की दुकान से एक स्टूल ले आया। बड़े बाबू उस पर खड़े हो गए। स्टूल के पास महावीर साइकिल लिए खड़ा था। दुकान पर बैठे लोग बड़े बाबू को देख खुश हो रहे थे। दो छोटे छोटे लड़के आकर खड़े हो गए कि क्या हो रहा है देखें। उनका मोटा शरीर
स्टूल पर मुश्किल से संतुलित हुआ। दाहिना पैर उठाकर उन्होंने साइकिल पर चढ़ाना चाहा, तभी चाय वाला भी आकर बड़े बाबू को सहारा देने लगा। होटल के अंदर बैठे हुए लोग बाहर आकर खड़े हो गए। जब बड़े बाबू सीट पर बैठ गए तब उनको खुशी हुई। वे पसीना पसीना हो गए थे। चाय वाले ने पूछा, बड़े बाबू पानी पियेंगे? हाँ, पिलवा दो। होटल का लड़का एक कांच के गिलास में पानी ले आया। बड़े बाबू के हाथ में महावीर ने पानी का गिलास पकड़ा दिया। साइकिल पर बैठे बैठे उन्होंने पानी पिया। अब चाय पी लीजिए। साइकिल पर बैठे हैं, नहीं रहने दो। हम सब लोग साइकिल पकड़े हैं, आप गिरेंगे नहीं। अरे नहीं, बड़े बाबू हंसने लगे। लड़कों की छुट्टी का टाइम हो रहा होगा, चाय तो 2 मिनट में पी लेंगे। महावीर ने कहा, रहने दो, चलूंगा। बड़े बाबू चलने को तैयार दिखे तो चाय वाले ने कहा, लड़कों सामने से हटो। महावीर जैसे ही हैंडल छोड़ा, बड़े बाबू एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह सर्रे से निकल गए। महावीर और स्टूल के बीच की जगह अचानक खाली हो गई, जो साइकिल और उस पर बैठे बड़े बाबू ने भरी थी। महावीर खोमचे के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फुर्सत से घर में बैठा हुआ नहाने की बात सोच रहा था। बिना नहाए कपड़े बदलने का मन नहीं होता। लोगों में नहाने और कंघी से बाल संवारने का चलन था। सुबह ठंड के दिनों में भी ठिठुरते हुए बच्चों को अपनी साड़ी से ढककर औरतें तालाब जाती दिखाई देती थी। एक साड़ी उनके पास होती थी, आधी साड़ी लपेटे, आधी खुली साड़ी को पचक पचक धो लेती, फिर धुली हुई आधी साड़ी को लपेटकर बची आधी साड़ी धोती, निचोड़कर उसी साड़ी को पहन लेती। बच्चों को हाथ से रगड़कर नहलाया जाता। पहने पहने उनकी गीली साड़ी सूख जाती और धूप हवा से बिना पोछे बच्चों को पानी सूख जाता। बाहर के सामने के दरवाजे में मुझे किसी ने पुकारा, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जाकर देख लो कौन है। मैंने चिल्लाकर पत्नी से कहा। दोबारा पुकार हुई, साहब साहब। मैंने कहा, मैंगू है, उसे जाने मत देना। तभी पीछे से पत्नी की पुकार हुई, बाई बाई। पत्नी ने कहा, चौकीदार है। मैंने कहा, मैं सामने जाता हूँ, तुम चौकीदार से बात करो, क्या बात है। दोनों एक साथ टपक गए। जयराम जी की साहब। दरवाजा खुलते ही महंगू ने कहा। कैसे महंगू? भाई साहब ने बुलवाया है। बस अभी चलता हूँ, तुम्हारी तंदुरुस्ती पहले से अच्छी हो गई है। नौकरी से खुश तो हो? बाप की याद आती है? मैंने पूछा। आती है साहब, महंगू ने कहा। तुम्हारा बाप राम राम साहब बोलता था, तुम जयराम जी की साहब बोलते हो। मुझे उस पर दया आई। चाय पियोगे? नहीं साहब, उसने कहा। इसके बाप को मैंने कभी चाय के लिए नहीं पूछा था। उसने पूछने का कभी मौका ही नहीं दिया। प्राय दबे पांव अचानक आता था और तुरंत भाग जाता था। अरे पी लो, तब तक मैं तैयार होता हूँ। महंगू अंदर आकर बरामदे में बिछे एक बोरे पर बैठ गया। पत्नी ने कहा, डॉक्टरनी ने बुलवाया है? क्यों? बतलाया नहीं, कुछ न कुछ काम होगा। गप मारने के लिए मुझे नहीं बुलवाएगी। और भाई साहब ने मुझे बुलवाया है। मैंने कहा, क्यों? कुछ न कुछ काम तो रहता है। मैंने सुना है कि तुम भाई साहब के लिए साग सब्जी खरीदने बाजार जाते हो। कभी एक बार गया होऊंगा। वे कहेंगे तो जाना पड़ेगा। मोटर में बैठकर गया था, मोटर से लौट कर आया था, और कुछ तो नहीं हुआ। किससे सुना? याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए। कुछ बुरा करता हूँ? नहीं। नहाकर जाना। अब नहाने का मन नहीं। साहब ने किसी काम से बुलवाया होगा, आकर नहा लूंगा। वहां तो पसीने धूल से चिपचिपाहट हो जाती है। दफ्तर की बात अलग रहती है, कुर्सी पे बैठा रहना पड़ता है। दोबारा नहा लेना। नहाकर जाओगे तो अच्छा लगेगा। तुम मेरी वजह से तुमको एक बाल्टी पानी और लाना पड़ेगा। अब तुमको बाल्टी नहीं उठानी चाहिए। छोटी बाल्टी में पानी लाती हूँ। अगर नल पर औरतें नहीं होती तो मैं पानी भर दिया करता। ऐसा करते हैं, पानी भर, तुम मुझे आगे जाकर बाल्टी पकड़ा दिया करो। मैं ड्रम में पानी डालकर तुम्हें खाली बाल्टी दे दिया करूंगा। औरतों का आना जाना लगा रहता है, अच्छा नहीं मालूम पड़ता। डॉक्टर के घर तुम्हारा बार बार जाना मुझे अब अखरने लगा है। पहले नहीं अखरता था। परसों गई तो सुबह का खाना नहीं बना सकी, इसलिए मुझे डॉक्टरनी से मांगकर सब्जी रोटी लेनी पड़ी थी। मैंने कहा था कि आज घर का खाना नहीं बन पाएगा, बहुत देर हो गई है। पूरे हिसाब से रोटी लाई थी कि दोनों को पुर जाए। डॉक्टरनी ने पूछा था कि तुम कितनी रोटी खाते हो? मैंने कहा, 8 रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता है। 10 रोटी मैं खाती हूँ। 18 रोटी लाई थी। तुम मुझे भूखा मारना चाहती थी। 10 रोटी मैंने खाई थी, तुमने 8 खाई थी।
रोज की खुराक से तुम ज्यादा खा गए थे। सब्जी अच्छी बनती है तो तुम एक दो रोटी ज्यादा खा जाते हो। तुम और अधिक रोटी ला सकती थी। पार्टी में बहुत खाना बचता है। किराने की दुकान वाले गुप्ता जी को बुला सकते थे। मुझे भी बुला सकते थे, चिढ़कर मैंने कहा। तुम वहां नहीं जाओ तो अच्छा है, उदास होकर उसने कहा। क्यों? ऐसे ही। किसी का एहसान लेना ठीक नहीं है। वह रुआसी हो गई। डॉक्टरनी के घर जाओगी? मैंने पूछा। चौकीदार से कह दिया है कि अभी आ रही हूँ, जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी तो कहेंगे कि बहाना बना रही है। क्या हम लोग उनके नौकर हैं? चिल्लाकर मैंने कहा। मैं उसी आदमी की तरह चिल्लाया जिसके पिंजड़े में बंद शेर की देखरेख की जिम्मेदारी थी। एक दिन शेर ने परोसा गया खाना नहीं खाया था। उस आदमी को देखकर गुर्राता था। वह घूमकर दूसरी तरफ चला जाता तो शेर भी उधर जाकर गुर्राता था। पिंजरे में चारों तरफ लोहे की सलाखें लगी थी। वह जिस तरफ घूमता, शेर उसकी तरफ जाकर खड़ा हो जाता। उसकी इच्छा हुई, इतने दिनों हो गए शेर की देखरेख करते, देखें क्या करता है। और वह चुपके से उस पिंजरे से सटकर खड़ा हो गया। शेर तब कोने में बैठा हुआ उसे देख रहा था। जैसे ही वह पिंजरे के पास आया, वैसे ही शेर उसकी तरफ दहाड़ मारकर झपटा। उसका एक पंजा पिंजरे के काफी बाहर निकल आया था। उसमें बड़े बड़े नाखून थे। जब शेर उसकी तरफ झपटा था, तब वह घबराकर चिल्लाया था। इसमें नौकर होने की कौन सी बात है? हम लोग उनका काम करके उनका किया एहसान तो उतार देते हैं। उनका एहसान हमेशा भारी होगा। काम करके एहसान उतारा जाता तो वे लोग कुली और मजदूर तक के एहसानमंद हो गए होते। सेकंड के कांटे के सरकने से एक बोझा सिर पर आकर सवार हो जाता है। अगर किसी के पास घड़ी नहीं है तो इससे क्या अंतर पड़ता है? चाय बना दो, एक कप मैंगू के लिए भी बना देना, मैंने कहा। मैंगू? मैंने पुकारा। चाय बन रही है, फिर चलते हैं। तुम तब तक मेरी साइकिल पोंछ दो, सीट के नीचे कपड़ा घुसा है। बाई से पंप लेकर दोनों चक्कों में हवा भर देना। जी साहब, मैंगू ने कहा। मैंगू के तैयार हो जाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने उस पर एक जाना पहचाना नुस्खा आजमाया है। मैंगू को बिना एक कप चाय पिलाए भी मैं उससे साइकिल पुछवा सकता था। परंतु बेगारी जो मेरी दृष्टि में धीरे धीरे एक गिरी हरकत बनती जा रही थी, उसे कराने में चाय का एक कप मुझे संतोष दे रहा था, जिसे मैं मैंगू को पिलाने वाला था। चोरी के पैसे से भीख देने का संतोष। उस ब्राह्मण व्यापारी का तर्क, जिसके 5 लड़कियां थी और अकेला लड़का था, कि ईश्वर ने उसे 5 लड़कियां दी थी उनके दहेज के लिए। व्यापार में वह बेईमानी करता है। अपनी बेईमानी के लिए उसने एक बहाना ढूंढ लिया था। हर बेईमान आदमी इसी तरह के बहाने ढूंढकर बेफिक्री से बेईमानी करता था और ईश्वर उनकी सहायता करता था। बड़े बड़े बंगलों के सामने रास्ता चलती गायों के पानी पीने के लिए एक एक टांका लगा था। गर्मियों में सेठ मारवाड़ियों के लड़के प्याऊ खोलकर बैठ जाते थे। रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने के लिए रेलगाड़ी के समय लड़के मोटर कार में बैठकर आते। यात्रियों को पानी पिलाकर पसीना पोंछते हुए घर लौट जाते थे। दोनों हाथ हिलाते चलते थे, एक हाथ से बेईमानी और दूसरे हाथ में धर्म, सामाजिक और राजनीतिक कार्य इत्यादि। कृष्ण बैंकर्स के बंगले के सामने प्रत्येक इतवार को पहले 25 किलो चावल का भात बांटा जाता था। 25 किलो चावल यानी 35 रुपए का चावल। जब चावल महंगा होने लगा तो चावल उतना ही बढ़ता जितना 35 रुपए में आता। रुपए तय थे, चावल नहीं। खाते धर्म के नाम पर बस 35 रुपए निकलते थे। ये रुपए तभी बढ़ते जब अनुपात में लाभ बढ़ता। मैं देवांगन बाबू से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की आलोचना इन लोगों की होने लगी तो जो कुछ भी धर्म का नाम पर गरीबों का भला होता है वह भी नहीं होगा। इससे गरीबों का नुकसान होगा। एक कप चाय की बात से महंगू से साइकिल पुछवाने के काम के लिए मैंने हिम्मत पैदा की थी। मुझ में और साहब में बहुत अंतर था। साहब की ऊंचाई की तरफ की सड़क में एक कदम रख कर महंगू गले तक धंस गया। 2 कदम रखकर मैं गया था। ऐसी स्थिति का खात्मा करने के लिए मुझे आदिम युग से पत्थर के हथियार ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इसी सभ्यता से मुझे हथियार ढूंढना था। महंगू रगड़कर साइकिल पहुंच रहा था। महंगू, मैंने पुकारा। बहुत खूब, यह मेरी असली आवाज थी। रहने दो, साइकिल मैं खुद साफ कर लूंगा। हवा भर दूं? उसने पूछा। यह भी मैं कर लूंगा। पत्नी चाय लेकर आई। पत्नी ने मुझे वैसा ही कप दिया जैसा महंगू का था। यह देख मुझे खुशी हुई। कप लेकर वह बोरे में बैठने जा रहा था, तब कुर्सी पर बैठ जाओ महंगू, मेरे मुंह से निकला। वह हिचक रहा था, फिर भी बैठ गया। कमरे में जाकर मैंने पत्नी से पूछा, महंगू को मैंने कुर्सी पर बैठाया है, इससे तुमको आश्चर्य तो नहीं हुआ?
नहीं, पत्नी ने कहा। तुम जानती हो, कुर्सी पर बैठे हुए मैंगू की स्थिति वह नहीं है जो साहब के बंगले की कुर्सी पर मेरी थी। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हारी कौन सी स्थिति थी? उसने पूछा। संपत से इसका विश्लेषण करने के लिए कहूंगा, मैंने बात टालते हुए कहा। भाई, ओ भाई, चौकीदार फिर आ गया था। डॉक्टरनी को धैर्य नहीं है, मैंने कहा। जरूरी काम होगा, पत्नी ने कहा। मुझे भी यही लगता है। मैं जाऊं? पत्नी ने पूछा। घर से पहले मैं निकलूंगा। मैंगू पहले बुलाने आया था, इसीलिए कह रहे हो? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंगू पहले आया था। उसे आए देर हो गई है। तुम ताला बंद कर लेना, एक चाबी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। तुमको तैयार होने में अभी समय लगेगा, कपड़े बदलोगे, मैं तो तैयार हूँ। तुम बाद में चले जाना। चौकी की साड़ी पहने मैंने उसे तैयार देखा। ठीक है, तुम ही पहले चली जाओ, एक चाबी अपने साथ लेना। मैंगू से मैंने कहा। चौकीदार से कह दो बाई अभी आती है। मैं तो जा ही रही हूँ, मैंगू क्या कहेगा? जाओ, मैंने कहा। पत्नी के जाते ही मुझे और देर हो जाने का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। मैंगू अपने और मेरे जूठे कपड़े धो रहा था। मैंने उससे खिड़की और पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैंने सोचा था कि पीछे के दरवाजे में ताला बंद करूं ताकि डॉक्टरनी के घर से पत्नी को घर आने में सहूलियत हो। सामने दरवाजे में ताला बंद होने से उसे घूम कर आना पड़ता है। परंतु मुझे उम्मीद थी कि उसके पहले मैं घर पहुंचूंगा। मैंगू भी साइकिल पर था। हम दोनों बराबरी में आकर साइकिल चला रहे थे। वह बहुत खुश था। उत्साह में आकर एक दो तेज पैडल मारकर मुझसे आगे निकल जाता, फिर पैडल मारना बंद कर मेरी बराबरी में आ जाता। मैंने उससे कहा, देर हो गई है, भाई साहब नाराज होंगी? नहीं होंगी साहब, उसने कहा। तुम ये मत कहना कि चाय पीने लगे थे, कहना कि नहा रहा था। अच्छा साहब, उसने कहा। मैं जल्दबाजी में हाथ मुंह भी ठीक से नहीं धो पाया था। अहाते का दरवाजा मोटर के निकलने के लिए खोल दिया गया था। गाड़ी गाड़ी पोर्च में तैयार थी। शहर के कुछ व्यापारी साहब से मिलने के लिए खड़े थे। एक और दो व्यापारियों के साथ एक दरोगा बातें कर रहा था। मैंगू साइकिल गैरेज के पास खड़ी कर पीछे के दरवाजे से अंदर चला गया। मैंने उसकी साइकिल के पास अपनी साइकिल खड़ी कर दी। मैंगू पीछे के दरवाजे से निकल कर आया। भाई साहब आ रही हैं, आपको पूछ रही थी कि आए कि नहीं। मैं मोटर कार के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत शिष्टता से सजी हुई बाई साहब पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं सामने बैठ गया, हमेशा की तरह। जब मोटर कार चलने लगी तो उन लोगों के हाथ जोड़कर बाई साहब को नमस्कार किया। दरोगा ने सैल्यूट मारा। बाजार में एक बड़ी प्रोविजन स्टोर के सामने मोटर कार रुकी। भाई साहब के काम से मैं यहाँ आ चुका था। कार से बाहर आया तो बाजू में खड़ी डॉक्टर साहब की मोटर कार मैं पहचान गया। वही मोटर कार थी जिसके बम्पर से लोहे की मोटी जंजीर बरामदे के खंभे में कुत्ते की तरह बांधी जाती थी। जंजीर के दोनों छोरों में एक एक बड़ा ताला लगा रहता था। डॉक्टर साहब आए होंगे, मैंने सोचा। कार के दरवाजे के पास एक गंदी गाली अभी धूल पर लिखी थी, परंतु अक्षर के धूल साफ थे। मैंने सोचा, अच्छा है। उनकी कार में उंगली से निशान बनाते हुए मैं गुजरा। दुकान के अंदर भाई साहब के पीछे मैं गया। सामान की सूची ड्राइवर ने मुझे दे दी थी, जिसे मैं दुकानदार को दे दिया। दुकानदार भाई साहब के लिए अदब से मुस्कुराते हुए एक कुर्सी ले आया था। वे बैठी नहीं। उन्होंने कहा, 15-20 मिनट में लौट कर आते हैं, आप सामान तैयार रखिए। मोटर में बैठ के वे चली गई। मैं सामान बनवाने लगा। सामान के तौल को मैं सूची के मुताबिक देखता जा रहा था। सामान इतना था कि कम से कम आधा घंटा लगता। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक कपड़े की दुकान पर गई। मैंने इस दुकान में अपनी पत्नी की को डॉक्टरनी के साथ देखा। ओह, मेरी पत्नी यहीं थी, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टरनी कुर्सी पर बैठी थी और पत्नी के सामने रखे कपड़ों को देख रही थी। क्या वो अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा या साड़ी देख रही थी, या मेरे लिए कमीज का कोई कपड़ा? डॉक्टरनी के लिए वो खरीद फरोख्त कर रही थी, ऐसा जान पड़ा। मुकाबला बराबरी में था। तब एक गहरे गंदे नाले के अंदर जैसे मैं कुछ देर तक डूबता जा रहा, फिर ऐसे बाहर निकल आया जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। कपड़ों में एक छोटा दाग भी नहीं था, आसपास बदबू नहीं थी। दुकान में लक्ष्मी जी की फोटो के सामने दिन रात जलने वाला एक छोटा लाल बल्ब था और अगरबत्ती जल रही थी, उसकी खुशबू थी। पत्नी अपनी बैंगनी रंग वाली नालिन की चमकदार धागों से कड़ी हुई साड़ी पहने थी। मुझे आश्चर्य था कि वो मोल भाव कैसे कर रही होगी। क्या वह पहले भी डॉक्टरनी के साथ खरीदी के लिए बाजार आ चुकी थी? मैं उसे अपनी दुकान के सामने लंबे टेबल में सजाए हुए डिब्बों की आड़ से देख रहा था, और वह कभी कभी टेबल पर इकट्ठा हो गए कपड़ों की आड़ में हो जाती थी। उसे कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा होगा। मैं एक खंबे की आड़ में हो गया ताकि वहां से उसकी नजर मुझ पर ना पड़े।
पत्नी का एक दृश्य मेरे लिए अनोखा था। समझ में आया कि दिन के समय में भी दुकान के अंदर ट्यूबलाइट का जलना कितना ज़रूरी होता है। उस दुकान का नाम फैशन हाउस था। अच्छी और बड़ी दुकानों में एक थी। कॉलेज के लड़के-लड़कियों की इस दुकान में भीड़ रहती थी। 2 लड़के उस दुकान में घुसे, फिर भीड़ बढ़ गई। इतनी दूर से देखने में लगता था कि पत्नी लोगों से बिल्कुल सटकर खड़ी है। अगर आप पास जाकर देखते तो निश्चित ही पत्नी लोगों से 1 फुट की दूरी का घेरा बनाए खड़ी होती। मैंने मन ही मन उससे कहा, "जल्दी खरीदी करो और बाहर निकलो।" डॉक्टरनी बाहर निकली, उसके पीछे पत्नी। उसके दाहिने हाथ में सामान से भरा हुआ एक झोला था। बाएं हाथ से डॉक्टरनी को वह आने-जाने वाले लोगों से साइकिलों से बचाकर सड़क पार करा रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक घर गृहस्थी वाली दब्बू औरत है। नौकरी किसकी, मेरी या डॉक्टरनी की? इसके अलावा उसकी कोई नौकरी नहीं थी। दोनों इसी दुकान की तरफ आ रही थीं। मैं पत्नी से बचना चाहता था। दोनों जब दुकान के अंदर घुसी तब मैं बाहर की ओर खिसककर दुकान के खंभे की आड़ में हो गया। पत्नी से मैं पूरी तरह छुपा था। भाई साहब के लिए जो कुर्सी बाहर निकाली गई थी, उस पर डॉक्टरनी बैठ गई। उसकी नज़र मुझ पर पड़ सकती थी। मैं नहीं जानता कि वह मुझे पहचानती है या नहीं। मेरा उससे कभी आमना-सामना नहीं हुआ था। डॉक्टरनी के कान छेद भारी गहनों के कारण बढ़ गए थे। उसका कान लटक आया था। एक तो वह थुल-थुल मोटी थी, ऊपर से बड़ी आँख और मोटे होंठ थे। वह एक बूढ़ी, मोटी, ताकतवर औरत थी। पत्नी मुझे बहुत स्वस्थ लग रही थी। पेट में बच्चा आ जाने के बाद डॉक्टरनी ने डॉक्टर से उसे कई प्रकार की ताकत की दवाइयाँ दिलवा दी थी। ताकत की दवाई उस पर जादू की तरह असर करती थी। उसका लंबोतरा चेहरा भरा हुआ और गोल लग रहा था। मैं उसे उसी तरह सुंदर देख रहा था, जैसे किसी दूसरी औरत को देख रहा था। उसका पेट बढ़ गया था, पर ध्यान से देखने में समझ में आता था। आँख के नीचे का कालापन नहीं था। शायद उसने हल्का-सा पाउडर भी लगाया था। अगर उसने पाउडर लगाया था, तो बहुत समझदारी से, क्योंकि उसका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। घर में पाउडर नहीं था। डॉक्टरनी ने भी हल्का-सा पाउडर लगाया था। शायद उसी ने पत्नी को पाउडर लगाने के लिए ज़ोर दिया होगा। वज़नी झोला उसने नीचे रख दिया। "आपके पास मैसूर चंदन का सोप है?" पत्नी ने दुकानदार से पूछा। अरे! यही पत्नी की आवाज़ है। कितनी बदली हुई, कितनी भद्र, कितनी मीठी। कई दिनों से माल नहीं आ रहा है। आपको यह साबुन कहीं नहीं मिलेगा। दूसरे चंदन की खुशबू के साबुन हैं। आप कहें तो दिखलाऊं? नहीं, मैसूर चंदन का ही साबुन चाहिए। जीरा बतला दीजिए, उसने कहा। एक एल्युमिनियम की तश्तरी में नौकर जीरा लेकर आ गया। पत्नी ने उंगलियों से फैलाकर देखा। डॉक्टरनी से उसने पूछा, यह अच्छा है, इसको ले लेते हैं। डॉक्टरनी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। शाबाश, मैंने मन ही मन उसे शाबाशी दी। उसमें मैंने एक आत्मविश्वास देखा, पर मैं सोच रहा था कि उसने जीरे का भाव क्यों नहीं पूछा। पूछने की जरूरत भी नहीं थी। भाव की सूची काले तख्ते में सफेद सुंदर अक्षरों से लिखी गई थी। वह एक बड़े खानदान की बहू लग रही थी। दुकानदार उसके रौब में था। मेरी नज़र उसके पैर पे पड़ी। उसका पैर साफ था, लेकिन एड़ी में सूखी काली गहरी दरारें स्पष्ट दिख रही थी। यदि उसके पैर चिकने होते तो क्षण भर के लिए मुझे शक हो जाता कि वह मेरी पत्नी है या कोई दूसरी औरत। इतनी बदली हुई थी, बहुत सभ्य, बहुत अच्छी। शादी के पहले भी वह खरीदी करती होगी। जब भी मैंने उसे बाजार जाने के लिए कहा, किसी न किसी बहाने बात टालती गई। क्या वह मेरे साथ बाजार जाने का तुक बैठा नहीं पा रही थी, क्योंकि खरीदी के सारे अरमान मुझसे 2.5-3 रुपए में पूरे हो जाते, जबकि सभी औरतों में बाजार एक बुरी लत की तरह फैल गया था। साधारण हैसियत की औरतों में तो 10 पैसे और 5 पैसे वाली सट्टे की तरह हो गया था। मैं कब से उस दुनियादारी के प्रति आत्मविश्वास उसी हक से पैदा करना चाहता था, जिस हक से उसके पेट से मेरा बच्चा पैदा होता। गरीब से गरीब आदमी के पास भी पत्नी से बच्चे पैदा करने के लिए न मालूम कितने ढेर से संदर्भ थे, पर बाजार से खरीदी करने का संदर्भ अनोखी घटना की तरह होते या बुरी घटना की तरह होते। छीन की झाड़ू दे दीजिए, पत्नी ने कहा। झाड़ू क्यों? मैंने सोचा। झाड़ू किसके लिए खरीद रही है बेवकूफ? असलियत जल्दी नहीं खुलनी चाहिए। यदि वह डॉक्टरनी के लिए झाड़ू खरीद रही है तो भी बुरी बात थी। दुकानदार को शक हो जाता कि यह असली खरीदार नहीं है। असली खरीदार तो वह है जो कुर्सी पर बैठी है। दुकानदार को मालूम था कि मैं असली खरीदार नहीं हूँ। उनके निकलते ही मैं दुकान के अंदर आ गया। मोटर में पीछे डॉक्टरनी के साथ वह बैठी और मोटर में हमेशा बैठते रहने की आदत सी बैठी। बस में बैठने से मोटर में बैठना भी आ जाता होगा। डॉक्टरनी के साथ बाजार
करने वह कई बार आ चुकी होगी। दोनों घर जाएंगी। सोचने में मैंने घर में 2 ताले लगे हुए देखे। पीछे के दरवाजे में पत्नी का ताला है, जिसकी दोनों चाबी पत्नी के पास रहेगी। मुझे मुझे उस चाबी से कोई मतलब नहीं है। सामने के दरवाजे में मेरा ताला है, इसकी चाबी केवल मेरे पास रहेगी और उससे पत्नी को कोई मतलब नहीं होगा। हम दोनों एक ही वजन इस तरह ढो रहे थे जैसे 2 अलग-अलग वजन हो। जो कुछ मैं उसके भविष्य के लिए कर रहा था, वही वह मेरे भविष्य के लिए कर रही थी, जो वजन था। बहुत कुछ पाते हुए एक पारदर्शी अलगाव हम दोनों के बीच ऐसा तैयार हो गया था, जिसके आर-पार हम लोग आ जा सकते थे, एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में। घर का दरवाज़ा खोलते ही मैंने घर को ऐसे देखा जैसे किसी खाली डिब्बे के ढक्कन को खोलकर अंदर झाँक रहा हूँ। अगर खालीपन भी कोई चीज़ थी, तो उसी से घर ठसाठस भरा था। इसके अलावा कुछ नहीं था। घर के अंदर मैं उसी तरह आया जैसे एक उभरा खालीपन और आया है। खाना नहीं बना था, भूख नहीं लग रही थी। दोपहर को खाना खाने की आदत बन गई थी। साहब के घर मेरा आना-जाना बढ़ गया था। दफ्तर यदि ना भी जाऊँ, तो भी बड़े बाबू की टोकने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद भी देर से दफ्तर जाने का डर अंदर ही अंदर बढ़ता रहता। साहब के घर जाने में मुझे कुछ नहीं होता था, लेकिन दफ्तर जाते वक़्त घुटन होती थी। मैं नहा रहा था, तब पत्नी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। आवाज़ सामने से आ रही थी। भीगा हुआ कमरे में पानी टपकाता दरवाज़ा खोलने आया। रुककर मैंने पूछा, मैं नहा रहा था, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती? जब तुम दरवाजे तक आ गए हो, तो दरवाज़ा खोल दो, कब से खड़ी हूँ? मैं बिल्कुल गीला आ गया हूँ, पहले पोंछ लूँ। जब तुम आ गए हो तो दरवाज़ा खोलते क्यों नहीं? कपड़े बदल लूँ तब खोलूँगा, ऐसे अच्छा नहीं मालूम पड़ता। मैं घबरा रही हूँ, दरवाज़ा ना खोलने के लिए तुम बहाना कर रहे हो। तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? सच में गीला खड़ा हूँ। अच्छा, तुम दरवाजे की दरार से देख लो मैं गीला हूँ या नहीं हूँ। उसने दरवाजे की दरार से देखा। देख लिया, तुम गीले हो। अब दरवाज़ा खोल दो। यदि मैं ना खोलूँ तो तुम क्या करोगी? क्यों नहीं खोलोगे? मैंने क्या किया? मुझसे गलती हुई है? दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तब तुम कहाँ जाओगी? डॉक्टरनी के घर चली जाऊँगी, पर वो भी आराम कर रही होंगी। खोलो ना। नहीं खोलता, तुम डॉक्टरनी के घर चली जाओ। अच्छा, उदास होकर उसने कहा। बड़ा पेट लेकर उससे पैदल चलते नहीं बनता होगा, थक गई होगी, फिर घूमकर डॉक्टरनी के घर जाएगी और थक जाएगी। रुक जाओ, खोलता हूँ, मैंने कहा। मैंने सोचा था कि तुम पीछे से दरवाजे से आओगी, सामने के दरवाजे से क्यों आई? मैंने सोचा था सामने ताला तुमने बंद किया होगा और आए नहीं होगे। तुमने यह कैसे सोच लिया? मैंने दरवाज़ा खोला। उसे खाली हाथ अंदर घुसते देख मेरे मुँह से निकला, तुम कहाँ उतरी थी? दरअसल मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारी झाड़ू कहाँ गई? वह थकी हुई थी, आकर चारपाई पर लेट गई। मैं कपड़े बदलने लगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि डॉक्टरनी का चक्कर छोड़ो। देखो किस बुरी तरह थक गई हो। डॉक्टरनी के कारण नहीं थकी, दरवाजे के सामने जो इतनी देर तक तुमने खड़ा रखा था, उससे थक गई। आंखें मूंदे हुए उसने कहा, कितनी अच्छी साड़ी पहने तुम लेट गई। मैंने कहा, अरे वह उठ गई। वह उठी तो बनियाइन पहने में चारपाई पर लेट गया। बिस्तर पर उसकी चौके की साड़ी थी जो मुझसे दब गई थी। दबी साड़ी खींचकर उसने निकालने की कोशिश की। ताकत से खींचती साड़ी फट जाती। साड़ी कमजोर हो चुकी थी। तनिक उठो, उसने कहा। मैं एक बेजान आदमी की तरह पड़ जाता हूँ, मुझे सरका कर साड़ी निकाल लेना। मेरी बात सुनकर उसे दुख हुआ होगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। खाना बनाना है, दफ्तर नहीं जाओगे? आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, कहकर मैं आंखें मूंदे फिर बेजान आदमी हो गया। खटिया के पैताने की तरफ जाकर दोनों पैर पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे सरकाया। मैं वैसा ही सरका रहा। घूमकर वह सिरहाने की तरफ आई। मैंने अपने हाथों को पीछे कर दिया। उसने दोनों हाथ को पकड़कर मुझे फिर सरकाया। अब मुझमें साड़ी दबी नहीं हुई थी। साड़ी उठाकर जाते हुए हंसते हुए उसने कहा, साहब नाराज होंगे यदि दफ्तर नहीं जाओगे। मुझे साहब की धमकी देती हो? तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए मैंने कहा, साहब के काम में सुबह से लगा रहा, कुछ तो रियायत करेंगे। साहब का नाम सुनकर मैं और बेजान आदमी नहीं बन पाया। तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगी, मैं भी तुम्हें डॉक्टरनी की धमकी दूंगा। यदि मुझे काम के लिए महंगू बुलाने आता है, तो तुम्हें काम के लिए बुलाने चौकीदार आता है, जैसे तुम उनके घर की रसोईदारिन बन गई हो। मैं मरूंगा तो तुम कहोगी, अरे मर रहे हो, अच्छा है, अब मैं भी मर जाती हूँ। ये नहीं कहोगी कि हम दोनों को जीना है। हद हो गई। मुझ में बहुत हिम्मत थी, अभी भी हिम्मत है। मुझे डर लगता है यदि हिम्मत दिखलाई तो तुम साथ छोड़ दोगे और मुझे दोष दोगे। अच्छा, ठीक है, सब मेरी गलती है।
जब वह चौकी की साड़ी पहनकर तैयार हुई तब मैंने उसे एक नया ताला दिखलाया। यह तुम्हारा ताला है। पीछे के दरवाजे में ताला बंद कर तुम आया जाया करो। सामने के दरवाजे में से मैं पुराना ताला लगाया करूंगा। नए ताले की दोनों चाबियां तुम रखोगी, पुराने ताले की दोनों चाबियां मेरे पास रहेंगी। मेरे सोचने में घर के दोनों दरवाजे में ताले लगे दिखे दिखे हैं तो एक ताला पहले से है, दूसरा ताला और खरीद लाया। पहले तुम घर से बाहर नहीं निकलती थी, तब एक भी ताले की जरूरत नहीं थी। कभी हम ये दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे, यह सोचकर ताला लाया था। साथ साथ ताला खोलकर अंदर घुसेंगे, परंतु हम दोनों को अब अलग अलग बाहर जाना पड़ता है, इसलिए दो ताले जरूरी हो गए। एक से भी काम चल जाता, पर सोचो तुमको दिन में 4 बार आना जाना पड़े, घूम कर जाने की तकलीफ होगी। तुम्हें तकलीफ होगी या मुझे? 2 ताले होने से दोनों को आराम होगा। सामने के दरवाजे से मैं अब नहीं आ सकती। सामने के दरवाजे से आने जाने का मेरा अधिकार नहीं रहा। इसमें अधिकार की क्या बात है? तुम्हारी इच्छा है, तुम ही सामने के दरवाजे से आओ जाओ। सामने के दरवाजे से डॉक्टर का घर दूर पड़ेगा और पीछे के दरवाजे से मेरा दफ्तर। तुम बाहर का दरवाजा बंद करके चले जाओगे तो मैं नल का पानी कैसे भरूंगी? हाँ, बोरिंग से पानी लाने की सहूलियत रहेगी, पर बोरिंग साल के अधिकांश दिनों में खराब रहता है। पीने का पानी तो नल से लाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 2 पत्नियां होनी चाहिए, एक नल का पानी भरने के लिए और दूसरी बोरिंग का पानी भरने के लिए, उसने चिढ़ाते हुए कहा। कभी अम्मा आई तो बाहर का दरवाजा बंद देखकर चिंता में पड़ जाएंगी कि हम दोनों कहाँ चले गए, जबकि हो सकता है पीछे के दरवाजे से आकर मैं घर के अंदर रहूं, पत्नी ने कहा। कभी कभी महंगू साहब की खबर लेकर पीछे के दरवाजे से भी आएगा। पीछे के दरवाजे में ताला बंद देकर वह लौट जाएगा कि घर पर कोई नहीं है और लोगों को बाहर के दरवाजे की आदत पड़ गई है। एक ही दरवाजे में ताला बंद कर जाना ठीक रहेगा। घर एक है। हम दोनों एक नहीं हैं? उसने पूछा। हाँ, हम दोनों एक हैं, मैंने कहा। सुनकर वह बहुत खुश हुई। मेरा मन भी हल्का हो गया। शेष अगले भाग में।